हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कभी कभी एक छोटी सी घटना हमारे पूरे समाज की गहराइयों को बहुत क्लियरली दिखा देती है। इमेज देख करके बैकग्राउंड में आपको अंदाजा लग गया होगा मैं किस पर बात करने वाला हूं। पिछले 3 दिनों से यह चीज बिल्कुल छाई हुई है। हाल ही में करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर एक ऐसी घटना हुई जहां पर 10 साल का एक छोटा सा बच्चा हॉट सीट पर बैठा हुआ था और अमिताभ बच्चन ने उससे पूछा तो वो बार बार बोलता है कि मुझे रूल्स मत बताइए, सवाल पूछिए नहीं, पूछो। और बस एक लाइन थी जिसके बाद जो हुआ लगभग पूरा देश पट गया। उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसके बात करने का तरीका, उसकी डिसरिस्पेक्टफुल टॉकिंग वे, ये सब चीज़ों को देख करके लोगों के रिएक्शंस बिल्कुल बाढ़ आ गई सोशल मीडिया पर। संस्कार विहीन बच्चा, ये हमारी नई पीढ़ी की हकीकत, इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले। सभी लोग कहीं ना कहीं मोटे तौर पर उस बच्चे को, उसके बिहेवियर को, उसके पेरेंट्स को टारगेट कर रहे थे। और यहाँ पर एक ऐसा मुद्दा जो हमारी समाज की सच्चाई होने के साथ साथ बहुत सेंसिटिव है, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, वह भी कहीं ना कहीं हमें चर्चा करनी चाहिए। क्या सच में बच्चे की गलती है या हमारी परवरिश की गलती है, हमारे सिस्टम की गलती है, हमारी मीडिया संस्कृति की गलती है? आप सोचिए कि 10 साल की कच्ची उम्र में बच्चा ट्रोलिंग का शिकार हो रहा है, उसके मीम्स बन रहे हैं, पब्लिक ह्यूमिलिएशन का शिकार हो रहा है। आपको नहीं लगता कि 10 साल का बच्चा जब वो 20 साल का होगा तो क्या ये सारी चीज़ें इरेज हो जाएंगी उसकी मेमोरी से? उसके मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ेगा, उसके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा, उसके स्कूली जीवन पर क्या असर पड़ेगा? बच्चे उसे चिढ़ाएंगे, उसके साथी उसे चिढ़ाएंगे या नहीं? क्या बच्चा शायद कैमरे से ना डरने लगे? यह डर, यह शर्म, यह पर्सनालिटी पर छाप छोड़ने वाली चीज़ें क्यों लोगों ने इग्नोर कर दी? इतना बड़ा पोर्शन, इतना बड़ा पहलू कैसे लोगों के समझ से बाहर चला गया जब आप कमेंट कर रहे हैं किसी बच्चे पर, उसके व्यक्तित्व पर, वो भी 10 साल के मासूम से बच्चे पर, जो जिसे जज कर रहे हैं आप। सबसे बड़ा प्रश्न तो उस सीरियल पर उठता है, उस सीरियल के प्रोड्यूसर्स पर उठना चाहिए जो रिकॉर्डेड हिस्सा, इट वॉज नॉट अ लाइव शो, रिकॉर्डिंग के बाद यह हिस्सा हटाया जा सकता था, एडिटिंग टेबल पर इस दृश्य को स्किप किया जा सकता था, लेकिन चैनल ने इसमें TRP देखी, वायरल कंटेंट की खुशबू आई और उसे प्रसारित कर दिया। रियलिटी शोज वास्तव में रियलिटी होते ही नहीं, ये इमोशंस के मैनिपुलेशन की एक इंडस्ट्री है। और जब बच्चे इस उद्योग में आते हैं तो जाहिर सी बात है इंटरटेनमेंट का यह खेल उनके लिए एक तरीके का चाइल्डहुड एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और वैश्विक दृष्टिकोण से क्या स्थितियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। और चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, UPSC मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप अपडेटेड रहेंगे। और UPSC को लेकर के अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मामला उठा मॉरल पैनिक होने का। समाज की प्रतिक्रिया अगर आप देखें तो इस घटना के बाद जो सबसे रोचक चीज दिखती है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बिहेवियर समाज का आता है, वो होता है इंस्टेंट आउटरीच कल्चर का। हर किसी ने तुरंत फैसला दे दिया, बच्चा बदतमीज है, माता पिता असफल हैं, आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। इसी को समाजशास्त्र कहता है मॉरल पैनिक। यानी किसी घटना को देखकर समाज यह मान लेता है कि हमारे संस्कार तुरंत सारे खतरे में आ गए हैं, और यह है मॉरल पैनिकिंग। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में संस्कारों का पतन है, या फिर यह हमारे बदलते हुए समाज के व्यवहार को हम कहीं ना कहीं गलत चश्मे से देख रहे हैं, हम रूट कॉज को इग्नोर कर रहे हैं। उस रूट कॉज को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है 6 पॉकेट सिंड्रोम। 6 पॉकेट सिंड्रोम है इसकी जड़ में, इसको समझिएगा। वास्तव में ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी, ये आइडिया आता है चाइना से, जहां पर सिंगल चाइल्ड सोसाइटी का नॉर्म आता है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसके मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, यानी कि टोटल 6 पॉकेट उसके पास है।
अब ये 6 पॉकेट मिलकर के, ये 6 लोग मिलकर के उस अकेले एक बच्चे का उसको प्यार देंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उस पर पैसे खर्च करेंगे, उसकी अपेक्षाएं पूरी करेंगे, और सबके केंद्र में वो एक बच्चा है, क्योंकि कोई और नहीं है पूरी जनरेशन में। अब एक ऐसा बच्चा जो प्यार में पल रहा है पर सीमाओं से अनजान है, सभी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। एक टर्म यूज होता है, हम लोग लोकल करते हैं इस टर्म को, राजा बेटा सिंड्रोम। तो बेसिकली क्या है, हर गलती को मासूमियत मान लिया जाता है उसकी, और इस 6 पॉकेट सिंड्रोम में उसे मिलता है एक तरीके से ओवर प्रोटेक्शन, ओवर लव, ओवर इंडल्जेंस, और इससे वो बच्चा कहीं ना कहीं एक ऐसे माहौल और ऐसी सोच में चला जाता है जहां उसे लगता है कि नो एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि उसने कोई चैलेंजेस देखे ही नहीं, उसने कोई बिहेवियरल डेवलपमेंट सीखा ही नहीं। 6 लोग मिलकर उस एक अकेले छोटे बच्चे का पोषण कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, वो है ओवर पेरेंटिंग और इमोशनल फ्रेजिलिटी का। देखिए, आज के माता पिता बच्चे को गिरने नहीं देते, हर ठोकर लगने से पहले कुशनिंग कर देते हैं कि चोट नहीं लगनी चाहिए, हर कंपटीशन में फेल होने से पहले माँ बाप एक्सक्यूज बना लेते हैं। साइकोलॉजी ये बताती है कि ऐसे बच्चे रेजिलियंस यानी कि जीवन की ठोकरें खाने की शक्ति पूरी तरीके से खो देते हैं, वो छोटी बातों से टूट जाते हैं, वो आलोचना को इंसल्ट मानने लगते हैं और हर करेक्शन को ह्यूमिलिएशन समझते हैं। वो ये मानते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही सबसे सही है, क्योंकि उसकी हर एक गलत को हाँ कहने वाले उसके चारों तरफ 6 लोग बैठे हुए हैं, और सारे समाज को भी वो इसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। इसी को एक नया टर्म दिया जाता है, एक्चुअली नया इतना नहीं है, स्नोफ्लेक जनरेशन। स्नोफ्लेक जनरेशन एक ऐसी जनरेशन जो जिस पर जरा सी गर्मी पड़ेगी तो वो तुरंत पिघल जाएगी। देखिए, इस शब्द का प्रयोग पश्चिमी समाजों में, खासकर यूके और यूएस में, उन युवाओं के लिए किया जाता है जो भावनात्मक रूप से बहुत नाजुक होते हैं, और ऐसे लोग जो आलोचना, विरोध और फेल्योर को सहन ही नहीं कर पाते। सरल शब्दों में यह वह पीढ़ी है जो भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील है लेकिन सहनशील नहीं है। अब अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखें, दोनों अवधारणाओं को देखें, 6 पॉकेट रूल को भी और स्नोफ्लेक जनरेशन को भी, तो अगर अब आप भारत पर आए तो भारत में भी यह प्रवृत्ति आपको बहुत तेजी से बढ़ती हुई मिलेगी, खासकर अर्बन मिडिल क्लास परिवारों में, जहां बच्चों को फेल्योर प्रूफ जो है वो अपब्रिंगिंग दी जाती है। उनकी हर डिमांड पूरी होती है, हर कंपटीशन उनके लिए एक तरीके से, हर कंपटीशन उनके लिए पार्टिसिपेशन ट्रॉफी से ही पूरा होता है। मतलब पार्टिसिपेट करने पर भी उनको ट्रॉफी चाहिए, अगर ट्रॉफी नहीं मिली तो कंपटीशन का मतलब नहीं है। हर नो को माता पिता में भी लेटर तक बदल देते हैं या तो यस में ही बदलते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे जो हैं वो कम सहनशील हो रहे हैं, कम संवेदनशील हो रहे हैं, कम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, कम धैर्यवान हो रहे हैं। आपको जिस सीन को, जिस एपिसोड के पार्ट को या जिस रील को देखकर ये लगा होगा कि बच्चा इतना पेशेंस भी नहीं रख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं रख रहा है। तो ये वो रीजंस हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर हम भारत के ही संदर्भ में देख रहे हैं तो हमारा पारिवारिक ढांचा पूरी तरीके से बदल चुका है। संयुक्त परिवार भारत में अब अपवाद हो चुके हैं और न्यूक्लियर फैमिली न्यू नॉर्मल है। बच्चा 2 लोगों के केंद्र में है और उन दोनों लोगों के पास बच्चे के लिए समय नहीं है, ना माँ के पास ना बाप के पास। तो दिक्कत क्या आती है? तो ये जो कमी है उसको कैसे पूरा करेंगे? पैसे से, गिफ्ट से, मोबाइल से। और परिवार अब सामाजिक विद्यालय की तरह काम नहीं करता, बल्कि भावनात्मक निवेश की एक कंपनी बन गया है। और कंपनी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, जहां बच्चा एक प्रोजेक्ट है जिसकी सफलता से ही माँ बाप का सम्मान तय होता है। तो अब आप समझिए कि सोशल मीडिया ने भारतीय समाज में वैलिडेशन की एक नई हंगर पैदा कर दी है। आज के बच्चे लाइक के लिए बिहेव कर रहे होते हैं, व्यूज़ के लिए बोलते हैं, और उसके साथ साथ कौन क्या सोचता है ये उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। कितने लोग देख रहे हैं ये मायने रखता है। और केबीसी के मंच हो या इंस्टाग्राम बिहेवियर, अब परफॉर्मेंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और इसी परफॉर्मेंस कल्चर ने कहीं ना कहीं संस्कार को कंटेंट में बदल दिया है। अगर हम ग्लोबल केस स्टडीज की बात करें तो
ग्लोबल केस स्टडीज में अगर देखिए चाइना की बात करते हैं, चाइना ने क्या किया, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया, जहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण लिटिल एम्परर जनरेशन पैदा हुई। एक बच्चा, वही छोटा सा सुल्तान हमारा, जहां हर बच्चा घर का राजा था, पर वे इमोशनली कमजोर निकले और टीम वर्क नहीं जानते थे, क्योंकि कभी किसी चीज के लिए फाइट नहीं करनी पड़ी, कभी किसी चीज को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, तो टीम वर्क कैसे जानेंगे। अमेरिका में भी टर्म पॉपुलर होता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का, जहां पेरेंट्स हर डिसीजन में हुवरिंग करते हैं, रिजल्ट होता है एंजाइटी का, डिप्रेशन का और एंटाइटलमेंट का। भारत आज इन्हीं दोनों का हाइब्रिड मॉडल बन गया है, जहां पर लव बहुत कम है, लव बहुत ज़्यादा है और लिमिट्स बहुत कम है। और आप देखते होंगे एक ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का इशू जो यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई देता है। इसी चीज़ को लेकर के एक सोशियोलॉजिस्ट है टॉलकॉट पार्सन्स, वो कहते हैं कि मॉडर्न फैमिली ने डिसिप्लिनरी रोल खो दिया है। आधुनिक परिवारों ने जो अनुशासनात्मक भूमिका थी उसे खो दिया है। पेरेंट्स अब अथॉरिटी नहीं, इमोशनल पेरेंट्स बन गए हैं या इमोशनल पार्टनर्स बन गए हैं, बेटर वर्ड यही है। इसीलिए बच्चे इमोशनली मैच्योर होने से पहले कहीं ना कहीं सोशल एक्सपोजर पा रहे हैं, वो भी बिना किसी मार्गदर्शन के। तो केबीसी का जो ये प्रसंग है, जो एपिसोड है, ये केवल एक टीवी एपिसोड नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक मार्क है, एक सिंबल है, जो हमारे समाज के लिए, हमारी पेरेंटिंग के लिए और हमारी मीडिया एथिक्स के लिए बहुत क्लियर कुछ मैसेजेस देता है। 6 पॉकेट सिंड्रोम यह बताता है कि जिस बच्चे के पास केवल संसाधन नहीं बल्कि संस्कार भी होने चाहिए, प्यार चाहिए पर सीमाओं के साथ होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन जिम्मेदारियों के साथ होनी चाहिए, और ना सुनने की ताकत बच्चों में जरूर डालनी चाहिए, तो हम एक ऐसी पीढ़ी बना सकेंगे जो भावनात्मक रूप से भी संपन्न होगी, नैतिक रूप से भी मजबूत होगी। और अगली बार जब आप किसी बच्चे का असंवेदनशील व्यवहार देखें तो उस पर तुरंत दोष ना लगाएं, पहले ज़रूर सोचिए कि क्या यह बच्चा दोषी है, इसको दोषी कहना भी सही है या नहीं, या फिर यह कहीं हमारे समाज की कमी है, हमारे परिवार की कमी है। बच्चे समाज का दर्पण नहीं है, बच्चे समाज की रचना है, और अगर दर्पण में चेहरा गलत दिख रहा है तो शीशे को दोष नहीं देना चाहिए, चेहरे को सुधारना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस, यह पक्ष, यह विचार पसंद आया होगा, जिसका प्रयोग आप यूपीएससी में केस स्टडीज़ में कर सकते हैं, एथिक्स में, पेरेंटिंग में, सोसाइटी के पोर्शन में, पेपर 1 में, फैमिली स्ट्रक्चर में बहुत बेहतर ढंग से आप इसको एज अ केस ले सकते हैं। और इसी उद्देश्य से मैंने इसको उन थेरीज से भी जोड़ा जो आपकी सामाजिक नैतिकता समाज से बनकर आते हैं, सोशियोलॉजी से भी आते हैं। अपना विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है 2027 के लिए, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो गया है, जिसमें हमारा एडमिशन 15 अक्टूबर तक यानी कि आज तक ही होना है। आपसे यह जानकारी आपको देनी है कि यह फाउंडेशन P2I बैच है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक तैयारी कराई जाएगी, और यही बैचेस 2026 के लिए और 2028 के लिए भी अलग अलग टाइमिंग्स में अवेलेबल हैं। तो अगर आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश में ये बैचेस लेना चाहते हैं तो आज तक का समय है आपके पास, और बहुत मिनिमम फीस पर, यानी कि 2027 के लिए जो फीस है वो 19,999 रुपये है। इस फीस पर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कोड इस्तेमाल करके आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। वह कोर्स यूपीएससी का भी हो सकता है, जीएस का, ऑप्शनल का, जुडिशरी का या स्टेट लेवल के पीसीएस का। स्टडी IQ का हर एक कोर्स सिर्फ इस एक कोड से सबसे सस्ता आपको मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। शुभकामनाएं, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।